Hello and welcome, dear students. We are done with the atomic mass unit, and in terms of AMU, the mass of electron is 0.00055 AMU. Mass of proton is 1.0073 AMU, and mass of neutron is 1.0086 AMU. In terms of kg, आपको पता है बहुत अच्छे से तीनों के मासेस होते क्या हैं. Now, when we talk about the density of the nucleus, that is nuclear density. So guys, in case of mass density, हम कैलकुलेट करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड नंबर डेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सेम वे न्यूक्लियर डेंसिटी के अंदर मास ऑफ ऑल न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस क्या होते हैं? स्टीजन्स ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल हमको मिलते हैं हम न्यूक्लियंस कहते हैं. तो सारे पार्टिकल्स का मास, जितने भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए वॉल्यूम होता क्या है. तो न्यूक्लियर डेंसिटी से पहले एक देखो, वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द न्यूक्लियाई. Z is the atomic number, A is the atomic mass number. Atomic number is number of protons, mass number is number of protons plus number of neutrons. सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे एटम के अंदर, साइज उसका उतना ही ज्यादा होगा. इट मींस वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के. देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब. बिकॉज जो हमारा एटम होता है उसको हम परफेक्टली स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं इसी टाइम पे. जैसे एटम परफेक्टली स्फीयर है, न्यूक्लियस भी परफेक्टली स्फीयर होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. नाउ 4/3 एंड पाई दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और 1/3 क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करा जाता है और इक्वल साइन पुट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. क्यों आता है? देखिए, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको इजीली. गाइस, सपोज दैट वी आर बाइंग मार्कर्स. सो एक मार्कर का जो प्राइस है वो 15 रुपीज है, यानी 15 into 1 that is 15. अगर हम दो मार्कर्स खरीद रहे हैं, 2 मार्कर्स के लिए 15 into 2 is equal to 30. सेम मींस हमें ये दिखाई दे रहा है जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है मार्कर्स का उसी तरह से प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है. तो सिंपल सी बात है, हम इसे देख के ये लिख सकते हैं कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर. प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हमको बता देता है कि नंबर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? एग्जैक्ट वैल्यू होगी क्या? तो P is equal to 15 into n, बिकॉज ये 15 सबके अंदर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट. 10 मार्कर खरीदोगे तब भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को. सो यहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा. ये मार्कर्स के लिए. सेम वे अगर एरोप्लेन खरीदेंगे तो 1000 करोड़ों में होगा ये कांस्टेंट. सो ये हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन सिर्फ ये बताता है नंबर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन हाउ मच एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती है हमें कांस्टेंट से. तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल साइन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे ग्रो हो जाता है, जनरेट हो जाता है. देखिए, यहाँ पे जो R0 कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 15 थी, यहाँ पे वैल्यू रहती है 1.2 फर्मी या इंटू 10 to the power -15 मीटर. ये R0 की वैल्यू रहेगी. तो अगर हमको पता है
एटॉमिक मास नंबर किसी भी न्यूक्लियस के लिए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसकी रेडियस कितनी होगी बाय दिस फॉर्मूला। अब डेंसिटी पे आ जाते हैं। मास ऑफ द न्यूक्लियस, स्टीरेंस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सो गाइस देखो, प्रोटॉन्स का मास अलग है, न्यूट्रॉन्स का मास अलग है। अब न्यूट्रॉन्स की रिसर्च हो चुकी है, जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन्स की रिसर्च करी थी। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अल्फा पार्टिकल जो थे उनको बेरिलियम का एटम जो था उसके ऊपर बॉम्बार्ड कराया था। उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल निकले थे जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मींस उनके ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, उनका नाम था न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की रिसर्च हो चुकी है अप्रॉक्स 1932 1932 के लगभग। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम न्यूक्लियस के लिए मास क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का मास लिखो, अलग अलग ऐड करो, प्रोटॉन्स का मास लिख के नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन्स का मास लिख के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन वॉल्यूम लिख दो। तो इस इजी तरीका क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का एवरेज मास निकालते हैं, ठीक है, और उसको एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि एक पेयर का निकल जाएगा तो एक पार्टिकल का बता सकते हैं, सिंपल, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन उठाया, एवरेज निकाल लिया, या फिर सबका एवरेज निकाल लो। तो हम सबके एवरेज की टर्म में इसको लिखेंगे, m इज द एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू एटॉमिक मास नंबर, जितने न्यूक्लियस उसके अंदर हैं भाई, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन सारे, और एक पार्टिकल का मास हमको पता है एवरेज मास, तो टोटल मास क्या आ जाएगा m इनटू a, वॉल्यूम वही 4/3 पाई r3। ठीक है, यहां से हमको पता है r क्या है, r0 a टू द पावर 1/3, पुट कर दो, क्यूब m इंटू a। अच्छा एक चीज और पहले लिख लेते हैं, a से a कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। इसकी वैल्यू आती है बेटा 10 टू द पावर 17 ऑर्डर में, यानी kg पर मीटर क्यूब। एक न्यूक्लियर डेंसिटी जो निकाली है हमने, न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आई है। इसका मतलब क्या है, वाटर जो होता है, वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो इससे तो बहुत ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस हमारा बहुत डेंस होता है बेटा। ठीक है, देखिए सो यहां तक तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक ही वैल्यू पता होनी चाहिए, इजीली हम रेडियस बता सकते हैं और डेंसिटी फिक्स रहेगी, क्योंकि जैसे वाटर है, वाटर के अंदर ऐसा तो है नहीं बेटा कि अलग अलग ड्रॉप्स हम निकालेंगे तो हर ड्रॉप की डेंसिटी अलग आएगी, ऐसा नहीं होता। वाटर की जितनी डेंसिटी है, हर ड्रॉप की डेंसिटी भी उतनी ही रहेगी। इसके बाद आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है, सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सपोज दैट किसी न्यूक्लियस के अंदर 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इनका मास अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनको वेट करते हैं, पहले 3 प्रोटॉन्स को वेट कर लेते हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन्स को वेट कर लेते हैं। सपोज दैट जब 3 प्रोटॉन्स को वेट करेंगे तो इनका मास आता है 3amu, और जब 3 न्यूट्रॉन्स को वेट करते हैं तो इनका मास आता है 3amu। सपोज दैट वो निकाल सकते हैं, प्रोटॉन कितना होता है बेटा 1.0073,
न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.0086 AMU। हमने सपोज कर लिया सिंपल टर्म्स में कि अलग अलग ने दोनों को वेट किया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, इनका मास 3 AMU यानी कि 6 आ गया। अब क्या होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर पुट कर दिया और पूरे पूरे न्यूक्लियस को वेट कर रहे हैं, इसका मास मेजर कर रहे हैं, तो ये आता है लेस देन 6, चाहे 5 हो, 4 हो, 5.9 हो, लेकिन लेस देन 6 रहेगा। अलग अलग जब हमने मेजर किया तो 6 आया था, पूरे न्यूक्लियस को जब वेट कर रहे हैं तो 6 से कम आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मास गया कहां? वही जो डिफरेंस दोनों के मासेस था, अगर ये 5 होता तो क्या रहता डिफरेंस 1, दिस इज द मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास होता है और न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास रहता है और न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है, उन दोनों का डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है बच्चों। मास डिफेक्ट क्या रहेगा? अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो उसके अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं ए माइनस जेड। देख लो, जेड एक्स ए, जेड प्रोटॉन्स हैं, ये क्या प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर जेड प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन कितने बचे? ए माइनस जेड। देखिए, अगर हमने अलग अलग वेट किया था तो मास ऑफ प्रोटॉन आया था mp, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? z, प्लस न्यूट्रॉन्स का वेट किया था mn आया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? a माइनस z। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस रखना है यहां पे, दिस विल बी द मास डिफेक्ट। सिंपल, मास डिफेक्ट कुछ नहीं, न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस का दोनों के मास का डिफरेंस है रेस्ट मास का। अब ये मास गायब कहां होता है? गया कहां मास? गाइस, इतने सारे प्रोटॉन होते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े जो एटम्स है जैसे आयरन है, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे उसके अंदर। अब प्रोटॉन तो दो भी रखे हो तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इतने सारे प्रोटॉन 56, 57, 19, इतने सारे जो प्रोटॉन होंगे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन भाग जाए बाहर निकल के। रिपेल करने में एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन्स के बीच में, लेकिन फिर भी वो भागते क्यों नहीं है? तो कोई फोर्स है जो उनको बाइंड करके रख रहा है वहां पे। अब ये मास जाता कहां है? गाइस, हमको पता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था, उसके हिसाब से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस को जबरदस्ती अंदर पुट करने में, प्रोटॉन्स को टच करके रखने में, बाहर नहीं निकलने देने में जो एनर्जी खर्च होती है वो इस मास से आती है, जो मास डिफेक्ट हुआ है। यानी कि सारे के सारे न्यूक्लियस को रिपल्सन के बावजूद न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखने में एक एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी कहां से आती है? ये जो मास डिसअपियर हुआ है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी इनको जबरदस्ती अंदर पकड़ के रख रही है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो यही मास डिफेक्ट है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस से E इज इक्वल टू mc², बस इनटू c² कर देंगे जब E निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारी Z इंटू mp प्लस A माइनस Z इंटू mn माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू c²। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी स्पेंट इन फॉर्मिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होगा? सारे न्यूक्लियस को जो अंदर बांध के रख लेंगे। बस इतना था। थैंक यू सो मच।